आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2। यदि आपने एपिसोड 1 मिस कर दिया है तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखें। साथ ही डेली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें तुरंत दिखाया जाता है कि सभी हंटर एक ही डंजियन में फंसे हुए हैं और कोई भी नहीं जानता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच कैप्टन सॉन्ग सभी को चेतावनी देते हैं कि अगर कोई अपनी जगह से हिलता है तो ये स्टैचू फिर से हम पर हमला कर सकता है। जूही बहुत डरी हुई दिखाई देती है, पर सॉन्ग जिन्वू के पास जाकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने स्टैचू की हरकत पर ध्यान दिया, नहीं तो हम सब मारे जाते। ध्यान रहे कि सॉन्ग का हाथ कट चुका है जिससे खून बह रहा है, जिसे जिन्वू तुरंत पट्टी से बांधते हैं। सॉन्ग का कहना है कि अगर जूही की हालत थोड़ी बेहतर होती तो उन्हें हीलिंग के लिए बुलाया जाता। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जूही बी रैंक की हीलर है, लेकिन वो सिंपल रेड के ऊपर ही जाती है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। स्टैचू को निहारते हुए सॉन्ग अनुमान लगाते हैं कि ये डंजियन शायद ए रैंक या एस रैंक का हो सकता है। जिन्वू का मानना है कि इस गॉड की चर्चा में शामिल ये स्टैचू ही हो सकता है। इसके बाद हमें जिन्वू की बहन के एक क्लासरूम सीन में ले जाया जाता है, जहां उसकी दोस्त पूछती है, क्लास शुरू होने वाली है, तुम कहां चली गई थी? उसकी बहन, जिनका नाम जिना है, बताती है कि उसका भाई हंटर है। हालांकि एक ई रैंक हंटर होने के कारण मिशन से लौटते वक्त उसके शरीर पर हमेशा चोटें आ जाती है। दोस्त पूछती है कि ऐसा क्यों, पर वो चुपचाप सोच लेती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो शायद हालत इतनी खराब नहीं होती। एक बार फिर डंजन का दृश्य सामने आता है। सॉन्ग जिन्वू से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उनके प्रतिद्वंद्वी हैं। तभी पीछे से एक हंटर चिल्लाता है, मैंने एक बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए मैं यहां मरने वाला नहीं हूं। वो अपनी स्पीड पर इतना भरोसा करता है कि किसी भी अटैक से बच सके, लेकिन जैसे ही वो फुल स्पीड में गेट की ओर भागता है, स्टैचू ऑफ गॉड अपनी लेजर बीम से उसे उड़ा देता है। उसके केवल पैर बच जाते हैं। इस भयानक घटना को देखकर बाकी हंटर फिर से डर से कांप उठते हैं। सॉन्ग समझाते हैं कि ये चीज किसी चींटी की तरह कभी भी काम कर सकती है, पर जिन्वू उलझन में पूछते हैं, अगर ऐसा है तो इस स्टैचू ने अब तक हमला क्यों नहीं किया? थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्वू सॉन्ग से टेम्पल का पहला नियम पूछते हैं। सॉन्ग जवाब देते हैं, पहला नियम है गॉड की पूजा करो। ये सुनते ही सॉन्ग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमने हार मान ली है, और जैसे ही जिन्वू खड़े होने की कोशिश करते हैं, स्टैचू की आंखें फिर से जल उठती है। तुरंत जिन्वू झुक जाते हैं और बाकी हंटर भी उनके साथ झुक जाते हैं। माशी मां को जिन्वू की बातों पर संदेह होता है। तभी वो पल आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। स्टैचू ऑफ गॉड एक अजीब सी मुस्कान के साथ दिखाई देता है, जिससे सभी हंटर सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर झुके रहने के बाद सिंटा फिर से खड़ा हो जाता है और सभी को बताता है, देखो अब स्टैचू हम पर हमला नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वो बात कहता है, अचानक वही स्टैचू जो अभी तक शांत था उठकर सभी की ओर बढ़ता है, जिससे हंटर फिर से भयभीत हो जाते हैं। सॉन्ग घबराकर जिन्वू से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? जिन्वू सोचते हैं, हमें इस टेम्पल के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पर उसी समय स्टैचू ऑफ गॉड आगे बढ़ता है। जिन्वू याद दिलाते हैं कि सेकंड नियम में लिखा था, गॉड को प्रेज करो। सभी हंटर इस क्लू पर विचार करते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी एक हंटर आगे आकर कहता है, मैं जानता हूं कि गॉड को प्रेज कैसे करना है, और वो सिर झुकाकर आगे बढ़ता है। इस पर बाकी हंटर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि नियम काम कर रहा है, क्योंकि स्टैचू अब धीमा पड़ गया है। लेकिन उसी समय वो हंटर प्रार्थना करने लगता है और स्टैचू ऑफ गॉड अपने पैर से उसे कुचल देता है। उसका खून जमीन पर फैल जाता है। बाकी हंटर इस दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं। फिर स्टैचू आगे बढ़ता है, जिससे माशी मां और सिंटा वहां से भागने लगते हैं। अब बारी आती है एक लड़की की, जो कुछ समय के लिए सामने आती है। सॉन्ग कहते हैं, एक साथ भागना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम सब अलग हो जाएं। सभी हंटर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते एक हंटर चिल्लाता है कि वो इस जगह पर मर नहीं सकता, और उसे अपनी फैमिली की याद आ जाती है। अंततः वो एक गार्ड स्टैचू के सामने आ जाता है, जिसके बाद स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से सिंटा को 2 हिस्सों में बांट देता है। जोई के साथ भागते भागते जिन्वू सोचते हैं कि आखिर गॉड को प्रेज कैसे करना है। वो जोई से कहते हैं, मैं जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता, और साथ ही बाकी स्टैचू की ओर भी नजर रखते हैं। लेकिन तभी उनका पीछा गॉड स्टैचू करता है। गॉड स्टैचू जिन्वू के ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, पर जिन्वू एक जंप मारकर बच जाते हैं। फिर जिन्वू से एक गलती हो जाती है। वो एक वेपन वाले स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सॉन्ग जोर से चिल्लाकर उसे चेतावनी देते हैं कि वहां खड़ा न रहें,
पर स्टैचू अपनी शील्ड से जिनवू पर हमला कर देता है। जूही चिल्लाती है, पर अंततः हम देखते हैं कि जिनवू जिंदा है। वो रंगते रंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की ओर बढ़ते हैं, जबकि स्टैचू ऑफ गॉड भी उनके पीछे होता है। आखिरकार जिनवू अपनी जान बचा लेते हैं और उसी समय उस स्टैचू से एक अजीब म्यूजिक की धुन बजने लगती है, जिसे देखकर जिनवू सोचते हैं कि शायद यही गॉड को प्रेज करने का तरीका है। गॉड स्टैचू शांत हो जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसकी अजीब मुस्कान गायब हो जाती है। माहौल शांत होते ही जूही तेजी से जिनवू के पास दौड़कर आती है और उसे पता चलता है कि जिनवू का एक पैर आधा कट चुका है। हीलिंग मैजिक का अति उपयोग, जिससे उनके मुंह और आंखों से खून टपकने लगता है। दूसरी ओर माशिमा सॉन्ग से कहती है, तुमने जल्दीबाजी में फैसला लिया है और तुम्हारा हाथ खोना इसका ही परिणाम है। सॉन्ग स्वीकार करते हैं कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि अंतिम निर्णय मेरा ही था। लेकिन जिनवू सोचते हैं कि अब बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी भी कई नियम बचे हुए हैं। तभी अचानक गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाता है, जिससे जमीन हिलने लगती है और एक अनजान वस्तु बाहर निकलती है। जिनवू बताते हैं कि ये एक ऑल्टर है, जिसे माइथोलॉजी के अनुसार गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही तीसरा नियम सामने आता है, बिलीव द गॉड। माशिमा कहती है, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, और अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के गले पर रख देती है, याद दिलाते हुए कि उनका दोस्त अपनी पत्नी से मिलने से पहले ही मारा गया था और सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी थी। सॉन्ग कहते हैं, ठीक है, मैं अकेले जाता हूं, और पीछे हट जाते हैं। पीछे बैठा जिनवू सोचते हैं कि अकेले कैप्टन की गलती नहीं है, हम सब ने ही इस मिशन के लिए वोट किया था। जैसे ही सॉन्ग ऑल्टर के पास पहुंचते हैं, आग जलने लगती है। सॉन्ग बताते हैं, मुझे कुछ और करना है, और जिनवू कहते हैं, मुझे जांच करनी पड़ेगी। वो 2 हंटरों की मदद मांगते हैं कि वे उन्हें ऑल्टर तक ले जाएं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, आग और तेज हो जाती है। जिनवू सॉन्ग से पूछते हैं कि अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि आखिर क्या करना है। जिनवू का मानना है कि 7वें दिन के बाद गेट पूरी तरह खुल जाएगा, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं, और तब बीस्ट मानव दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए टाइम लिमिट खत्म होने से पहले हमें डंजन बॉस को हराना होगा, नहीं तो यह स्टैचू मानव दुनिया में आ सकता है। अगले सीन में जिना को अस्पताल में दिखाया जाता है, जहां वह अपनी मां से मिलने जाती है। जिना अपनी मां से कई बातें करती है। फिर वापस डंजन का सीन आता है, जहां जिनवू, माशिमा और जूही ऑल्टर के पास पहुंचने का निर्णय लेते हैं, जिससे बाकी बची हुई फ्लेम्स भी सक्रिय हो जाती है। जैसे ही माशिमा और जूही ऑल्टर के पास पहुंचते हैं, अचानक उस ऑल्टर से बिजली की चमक होती है और रेड फ्लेम्स के चारों ओर ब्लू फ्लेम्स बन जाती है, जिससे टेम्पल का गेट खुल जाता है। सभी हंटर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी बची हुई स्टैचू एक साथ सक्रिय होकर हम पर बढ़ने लगती है। जिनवू जूही से कहते हैं कि आग बुझाने का प्रयास मत करो, क्योंकि अगर अन्य दिशा में भी निगाह जाती है तो स्टैचू और तेज हो जाएंगे। वो हमें बचपन में खेले जाने वाले गेम से तुलना करते हुए कहते हैं, अपनी आंखें खुली रखो और इन सभी स्टैचू को अपने ऊपर रखो। हालांकि एक हंटर की आंखों में दर्द होने लगता है और वो झपका के गेट से भाग जाता है, जिससे गेट थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। फिर सॉन्ग जिनवू से पूछते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है। जिनवू बताते हैं, जैसे ही कोई यहां से भागता है, ऑल्टर की फ्लेम्स भी गायब हो जाती है, और सोचते हैं कि यह दरवाजा एक ट्रैप है, जिससे गॉड हम पर कितना विश्वास रखते हैं, इसकी परीक्षा हो रही है। जिनवू के बगल में खड़ा एक हंटर कहता है कि अब मुझे और सहन नहीं हो रहा, और वो जिनवू को जोर से फेंक देता है, जिससे वो भी गेट से बाहर निकल जाता है। फिर जिनवू बाकी हंटरों से कहते हैं, अब यहां से कोई भी मत भागना, क्योंकि अगर कोई भाग गया तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा। सॉन्ग समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, तो जिनवू समझाते हैं कि सभी हंटर बस यहां खड़े रहें, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है। जैसे ही ये खत्म होंगी, हम सब भाग पाएंगे, और स्टैचू फिर से हंटरों की ओर बढ़ने लगते हैं। सॉन्ग जिनवू और जूही से कहते हैं कि जल्दी से यहां से निकल जाओ, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति यहां खड़ा रहेगा, गेट बंद रहेगा। जूही भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उसने हीलिंग मैजिक का अत्यधिक उपयोग कर लिया है। फिर जिनवू सॉन्ग से कहते हैं, आप जूही को लेकर बाहर चलें, पर जूही मना कर देती है। तब जिनवू कहते हैं, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाऊंगा, और एक मैजिक जैम देकर आश्वासन देते हैं कि बाहर निकलने पर बचे हुए पैसे भी देंगे। जूही हल्के में बोलती है कि तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, पर सॉन्ग जोर से जूही के गले पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं, और अंततः जूही के साथ गेट से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद
सारी ऑरेंज फ्लेम्स बंद हो जाती है और स्टैचू जिन्वू की ओर बढ़ते रहते हैं। जिन्वू सोचते हैं कि अब मैं आखिरकार मरने वाला हूं, लेकिन माशी मां की चीख सुनकर जिन्वू तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी स्टैचू अपनी तलवार फेंककर जिन्वू पर वार करते हैं, पर तलवार चूक जाती है। फिर एक स्टैचू सबसे पहले जिन्वू का हाथ काट देता है और बाकी स्टैचू भी उसी पर हमला करने लगते हैं। अंत में जिन्वू के पेट में एक स्पीयर घुस जाता है और उसे उस ऑल्टर के ऊपर लिटाया जाता है। इसके ठीक बाद एक स्टैचू जिन्वू पर वार करने लगता है। तभी एक स्क्रीन प्रकट होती है जिस पर लिखा होता है, साथ ही संदेश आता है कि तुम एक प्लेयर बनने के लिए योग्य हो चुके हो, और यदि तुमने प्लेयर बनने का विकल्प स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में रुक जाएगा। फिर कोई हाँ का विकल्प चुनता है, जिससे आगे की घटनाओं का खुलासा अगले एपिसोड में होगा।